मैं 45 साल का सेहतमंद और गबरू किस्म का आदमी था, लेकिन मुझे 14-15 साल की लड़कियों का चस्का था, क्योंकि मैं जहाँ पर नौकरी करता था वहाँ पर ज़्यादातर 14 या 15 साल की लड़कियाँ होती थीं। उनको देखकर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। एक दिन मुझे मौका मिला और मैंने एक 14 साल की लड़की के साथ। मेरा नाम रमेश है। मैं मुंबई के एक हाई क्लास स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। स्कूल में लड़कियां लड़के एक पढ़ते थे। इनमें ज़्यादातर अमीर घराने लोगों की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिनको गुनाह सवाब इज़्ज़त वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता था। वे लड़के लड़कियों की दोस्ती को मामूली सी बात समझते थे और हर हद पार कर जाते। मैं भी वहाँ पर 14-15 साल की इंतहा हसीन लड़कियाँ देखता तो दिल करता कि उनको झपट लूँ और उनसे तस्कीन हासिल करूँ। मेरी सिक्योरिटी गार्ड के कमरे के साथ एक छोटा सा कमरा होता था। ये ज़्यादातर बंद रहता था क्योंकि वहाँ सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड अपनी ज़रूरत का सामान रखते थे। आज मैं ड्यूटी पर अकेला था क्योंकि साथ वाला सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर था। स्कूल की घंटी बजी, सब बच्चे भागम भाग क्लासरूम से बाहर निकल गए क्योंकि बहुत गर्मी थी, सबको घर जाने की जल्दी थी। मैं भी इंतज़ार कर रहा था कब स्कूल खाली हो और मैं घर जाऊं। स्कूल खाली हो तो मैं हर क्लासरूम को चेक करके स्कूल रूम्स को लॉक लगाकर सिक्योरिटी वाले कमरे की तरफ गया, क्योंकि मेरा वहाँ पर हेलमेट पड़ा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान था कि दरवाज़ा अंदर से कौन बंद कर सकता है। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया तो अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें शायद एक शादीशुदा मर्द समझ सकता था कि ये आवाज़ें कैसी हैं, क्योंकि अंदर से एक लड़का और एक लड़की की आवाज़ें आ रही थी और वे आवाज़ें ऐसी थीं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं कमरे का दरवाज़ा खोला तो तभी क्लास के 2 यंग लड़का लड़की एक दूसरे के साथ थे। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो एकदम से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसे मंजर मैंने अक्सर फिल्मों में देखे थे, आज पहली बार खुली आंखों से देख रहा था। मेरे अंदर एक हलचल और खलबली सी मच गई। सामने एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल आपत्तिजनक हालत में शायद एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मुझे यूँ देखकर एकदम ऐसे सख्ते में आ गए जैसे उनका रंगे हाथों पकड़े जाना उनके प्लान का हिस्सा ना हो। सामने खड़ी लड़की, जो कि बामुश्किल 14 या 15 साल के दरमियान होगी, वे बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी थी। मैं पहली बार इतने करीब से इतनी हसीन लड़की देख रहा था, इसलिए कुछ लम्हे के लिए तुम्हें सांसें तक रोके उन्हें देखता रह गया। उस वक्त मैं ये सब भूल गया कि मुझे उनकी खिंचाई करनी है और उनकी शिकायत ऊपर पहुंचानी है, ताकि इन्हें उस काम के लिए सख्त से सख्त सज़ा मिले और स्कूल से निकाल दिया जाए। मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। न जाने मेरे दिल में उसे देखकर अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। एक ऐसी ख्वाहिश जन्म लेने लगी जो एक 45 साल के शादीशुदा मर्द को शोभा नहीं देती थी। वे लड़की पहले तो बिल्कुल सहमी हालत में मुझे देखती रही और फिर एकदम से होश की दुनिया में वापस आई। अपना यूनिफॉर्म उठाया और जल्दी से खुद को लपेट लिया, मगर उससे पहले मैं उसे अच्छी तरह से देख चुका था और वह लड़का, जो इस लड़के का ही हम उम्र या क्लास फेलो मालूम होता था, वे खौफ के मारे थर थर काँप रहा था। कुछ देर तो मैं इन दोनों को अंदर तक उतरती नजरों से देखता रहा, फिर एकदम गरजती आवाज़ से कहा कि ये स्कूल है, एक पवित्र जगह है, कोई क्लब नहीं है जिसमें तुम दोनों अपनी बेहुदा हरकत और मौज कर रहे हो। मैंने लड़के की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, क्या तुम्हें इस उम्र में ये काम शोभा देता है? अभी मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल साहब से लगाता हूँ। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला तो एकदम वह लड़का मेरे कदमों में गिर गया। कहने लगा कि भगवान के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, हम बचपन के मंगेतर हैं। मैंने कहा कि इस तरह की ड्रामेबाजी मेरे सामने मत करो। अगर तुम्हारी इससे मंगनी तय हो चुकी है तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मंगेतर के साथ गैर हरकत कर रहे हो। मगर मैं इस हद तक बेशर्मी देखकर खामोश नहीं रह सकता। मेरी नज़रें अभी भी लड़की पर गड़ी थी, मगर मैं बात लड़के से कर रहा था। वह कहने लगा, आप हमारे गुनाहों का पर्दा रख लें, आप जो कहेंगे हम आपका हर कहना मानने को तैयार हैं। हमारे पेपर्स नज़दीक हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते, आपको मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने जब पैसों की बात की तो मैंने उसे नागवार नज़रों से देखा और कहा कि क्या मैं तुम्हें रिश्वत लेने वाला लगता हूँ? वह लड़का कहने लगा, फिर आपको हमसे क्या चाहिए? और मैं, जो इस लड़की से नज़र हटा नहीं पा रहा था, उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी, जिसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने वाला था। मैं दिमाग में जोड़ तोड़ कर रहा था कि इन छोटे बच्चों को कैसे डराना धमकाना है।
अचानक ही मैंने अपने मोबाइल से इन दोनों की एक तस्वीर खींच ली और कहा कि ये तस्वीर मैं प्रिंसिपल साहब के पास सेंड करने वाला हूँ। जब लड़की ने मुझे ऐसा करते देखा तो एकदम से मेरे पैरों में गिर गई। उसकी बेहिजाब कमर देखकर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। अब तो इस मुजरिम जज्बे को बांधना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। पूरा स्कूल बिल्कुल खाली था, हम तीनों के अलावा अब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए इन्हें डराना मेरे लिए कोई मुश्किल काम न था। मैं एकदम पीछे हटा और कहा कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपनी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद कर दूं और तुम दोनों का करियर तबाह होने से बच जाए। वह दोनों उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखकर बोले कि आप जो भी शर्त रखेंगे हम इसे मानने को तैयार हैं, मगर प्रिंसिपल साहब से हमारी शिकायत न करना। मैंने कहा जो काम तुम इस लड़की के साथ कर रहे थे वही काम मैं भी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम कमरे से बाहर चले जाओ। मेरी ये बात सुनकर वे एकदम बितक कर पीछे हटा। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। उसने गुस्से से बौखलाए हुए कहा था कि बुढ़े तुझे शर्म नहीं आती, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैंने कहा कि शर्म हया की बातें मेरे सामने तुम नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी शर्म हया मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अगर ये तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती है तो मुझ में क्या बुराई है। मेरी बात सुनकर लड़का एकदम से इस लड़की के सामने खड़ा हो गया, जैसे ढाल बन गया। कहने लगा आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक शादीशुदा मर्द हैं, आपके घर में बीवी बच्चे होंगे, आपको ऐसी ख्वाहिश करते हुए ज़रा भी ख्याल नहीं आया। लड़का मुझे धमका रहा था, मुझे गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगा यह मेरी मंगेतर है, मेरी इज़्ज़त है, मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम्हारी इज़्ज़त कल पूरे स्कूल में नीलाम हो जाएगी, बस इस चीज़ का इंतज़ार करो। मैं यह कहने के साथ ही अपना मोबाइल जेब से निकाला और तस्वीर पर क्लिक कर दिया। मैंने कहा कि मेरी एक क्लिक पर यह तस्वीर प्रिंसिपल साहब के पास चली जाएगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ना जाने मेरे अंदर इतनी हैवानियत और दरिंदगी कहाँ से आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं दे रहा था और मेरा ज़मीर तो वैसे भी सो चुका था। मैंने कहा अब जल्दी से कमरे से बाहर जाओ, इससे पहले कि मैं अपने आप से बाहर हो जाऊँ। मगर वे लड़का टस से मस ना हुआ, मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि इस बुढ़े से कैसे छुटकारा पाऊँ। मगर मैं उससे कई गुना ताकतवर था, इतनी आसानी से तो मैं उसके हाथ आने वाला नहीं था। इससे पहले कि वह दोबारा मुझसे झपटता, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा और कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। अब इस कमरे में मैं और वह लड़की अकेले रह गए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वे एकदम सहम कर दीवार के साथ जा लगी। कहने लगी कि आप तो मेरे बाप की तरह हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड का तो फ़र्ज़ होता है हमारी माल जान और इज़्ज़त की हिफाजत करना। आप ही हमारी इज़्ज़त नीलाम करने पर उतर आएंगे तो। मैंने कहा कि मुझे भाषण मत दो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती, मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत करो। मगर वह हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। कहने लगी कि आपके घर में भी तो बेटी होगी, मेरी जितनी बड़ी नहीं होगी पर होगी तो सही ना। भगवान के लिए आपको उसका वास्ता है, मुझे बख्श दें, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा कि गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे जिसके साथ मर्जी किया जाए, इस गुनाह की इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती। और तुम्हारी जैसी लड़की इस तरह की बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं पूरी तरह से हैवान बन चुका था, मेरा दिमाग हर अच्छी सोच के लिए बंद हो चुका था। लड़का बाहर खड़ा दरवाज़ा बजाता रहा था, गुस्से के आलम में, तैश के आलम में। उसका बस नहीं चल रहा था कि वे क्या कर डाले। मगर वह एक कमज़ोर लड़का था और मुश्किल से 14 या 15 साल का था, इसलिए मैंने इन दोनों की कमज़ोरी का खूब फ़ायदा उठाया। इस वक्त मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे घर में एक बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है और मेरी एक छोटी 6 साल की बेटी है। अगर मेरा यह गुनाह उन पर असरअंदाज होगा तो। मगर जब इंसान गुनाह का इरादा कर ले तो हर सोच दिमाग से रफू चक्कर हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं हर हद पार कर गया। मैं एक 45 साल का मजबूत और शक्तिशाली आदमी था। मेरा जिस्म मशक्क़त करने की वजह से अभी तक जवान था। मेरी बीवी मुझसे 2 साल छोटी थी, फिर भी मुझसे कई साल बड़ी लगती थी। वैसे भी वे प्रेग्नेंट थी। मैं काफ़ी अरसे से इस ख्वाहिश के लिए तरसा हुआ था, इसलिए इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की को अपने करीब देखकर मेरी आंखों के सामने से सच्चाई और इंसानियत की पट्टी एकदम से उतर गई। मेरे दिमाग पर हैवानियत का शैतान पूरी तरह हावी हो गया और मैंने वह सब कर दिया जो एक प्रेग्नेंट बीवी के पति और एक 6 साल की बेटी के बाप को हरगिज़ शोभा नहीं देता था। वक्ती तौर पर मुझे इस नतीजों के बारे में नहीं सोचना था, इस खुशी को महसूस करना था जो मेरा जिस्म इतने अरसे बाद हासिल कर चुका था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह लड़का बिल्कुल ज़ख्मी शेर की तरह मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारा हो चुकी थी। मैंने इत्मीनान भरा सांस
हवा में बाहर निकाला, जैसे मुझे उसकी नज़र से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। वह छोटा सा बच्चा था, मैं उसे बहुत डरा धमका सकता था। मैं उसके करीब गया और कहा कि आज इस स्कूल में जो कुछ हुआ है ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और ना ही तुम्हें। तुम्हारी महबूबा अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, इसे लेकर यहाँ से निकलो। वे काफ़ी ज़्यादा थक गई है, इसलिए हमें तो आज कोई खुशी न दे पाई। यह कहकर मैं कमीनी सी हंसी हंसा। उसने मुझे मेरे गिरबान से पकड़ लिया, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरी शक्ल अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये शक्ल तुम अपने ख्वाबों में डराएगी। तुम सारी ज़िंदगी नींद और सुकून को तरसोगे। यह गौरव का तुमसे वादा है। तुमने आज मेरी मोहब्बत को बर्बाद किया है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगा। ऐसा कहते साथ ही वह स्कूल के अंदर चला गया। एकदम से मेरे जिस्म के अंदर एक करंट सा दौड़ा था, मगर फिर मैंने ये सोचकर दिमाग से झटक दिया था कि भला ये चूहा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन दोनों की तस्वीर अभी भी मेरे मोबाइल में महफूज थी। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो मैं फिर से उसे धमकी दे दूँगा, मगर शायद ये मेरी खाम ख्याली थी, क्योंकि मेरी बदतर ज़िंदगी का आगाज़ तो अब हुआ था। क्योंकि बड़े बड़े गुनाहों के दंड भी बड़े बड़े होते हैं, जो हमें इस उम्र में भुगतने पड़ते हैं। अगली सुबह का आगाज़ मेरे लिए एक नर्क भरी ज़िंदगी का आगाज़ था, क्योंकि जैसे ही मैं स्कूल गया, वहाँ का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। क्योंकि कल जब मैं वहाँ से वापस आया था तो वे लड़का और लड़की अभी अंदर ही थे, मगर आज हर तरफ अफरा तफरी का आलम मचा हुआ था। मुझे लगा शायद उनकी चोरी पकड़ी गई होगी इसलिए, मगर जब बाहर से पुलिस मोबाइल के सायरन सुनाई दिए तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। जैसे ही मैं स्कूल के अंदर गया, हर तरफ मातम बिछा हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस लड़की की लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। ज़मीन पर उसका नक्शा सा बना हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करने लगा था। मुझे पहली बार अपने जुर्म की संगीनी का एहसास हुआ था, मगर अब पानी सर से ऊपर पहुंच चुका था। प्रिंसिपल साहब ने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं इंतहा डर के आलम में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी कि कहीं इन्हें मेरे जुर्म का पता न चल जाए। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जब यहाँ से गए थे तो क्या वह लड़की स्कूल में मौजूद थी? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैंने अच्छी तरह से स्कूल का जायज़ा लिया था सर, और तसल्ली से सब चेक करके घर गया, मगर वे लड़की कहीं नहीं थी। शायद वे कहीं पर छुप कर बैठी थी। मैंने बाहर जाने का इंतज़ार कर रही थी। मेरी इस बात पर प्रिंसिपल साहब बहुत सोच में पड़ गए। मैं उनके ऑफिस से निकल गया। मुझे मालूम था कि जैसे ही उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी मेरा भांडा फूट जाएगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता मैं अपने घर चला गया, और घर जाने के बाद जो मंजर मुझे देखने को मिला उसने मेरी तकलीफ़ को कई गुना बढ़ा कर रख दिया। अब मुझे एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो गई थी। मेरी बीवी चीख और चिल्ला रही थी। उसने कहा कि मैं परी को स्कूल छोड़ने गई थी, और अब जब मैं स्कूल लेने गई तो उसकी सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि वे एक लड़का उसे वहां से लेकर पहले ही चला गया है। उसका कहना था कि वह लड़का उसका कज़िन है और वही आज उसे लेने आएगा। मेरे सर पर तो जैसे एक बम गिरा था। मुझे उस लड़के की धमकी एकदम याद आ गई, जिसे मैं गीदड़ भपकी समझ कर रहा था। वह एकदम से खौफनाक हकीकत बनकर मेरे सामने आ गई थी। मैं एकदम से ज़मीन पर गिर गया, अपना सर पकड़ लिया। मेरी तकलीफ़ और बेचैनी हद से ज़्यादा थी। मेरी बीवी कहने लगी कि जाओ जाकर मेरी बेटी को ले आओ ऊपर वाले के लिए, वरना मैं मर जाऊंगी। वे मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नहीं जानता था कि इस गलती की सज़ा मेरी बेटी को मिल जाएगी। मैं बिल्कुल पागलों की तरह बोले जा रहा था। मैं इस हकीकत से अपनी बीवी को कभी भी रोशन नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई भी मर्द दूसरी औरत के साथ किया गया गुनाह गलती से भी अपनी बीवी के सामने बयान नहीं करता। मगर न जाने इस वक्त मैं किस जज्बाती लम्हे में था। मेरा दिल फटने के करीब था। अगर मैं इस वक्त अपने जुर्म का इकरार ना करता तो शायद मेरा गम अंदर ही अंदर मुझे मार डालता। जब मेरी बीवी ने यह बात सुनी तब वो कुछ लम्हे हक्का बक्का नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे इसे यकीन ना आया हो कि मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ। फिर उसने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और कहा कि बेगैरत इंसान, मैं तो अब तक जान ही नहीं पाई कि तेरे अंदर क्या जानवर बसा है। तुझे शर्म नहीं आई? तू एक 6 साल की बेटी का बाप है। तेरी बीवी फिर से माँ बनने वाली है। तूने ज़रा भी ख्याल ना किया किसी की बेटी की इज्जत को रौंदते हुए। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अभी कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं खुद पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूँगी और तुम्हें फांसी पर लटका दूँगी। मुझे बताओ यह लड़का कौन है, कहाँ का है? मैं खुद उसके घर जाऊँगी, इसके पैरों में गिर जाऊँगी। किसी के जुर्म की सज़ा मेरी मासूम बच्ची को ना दे। मैंने कहा कि मैं इस लड़के के बारे में नहीं जानता, मगर मैं स्कूल से पता लगवा कर आता हूँ। मैं फ़ौरन से उठा और बाहर की तरफ भागने लगा, मगर इससे पहले कि मैं बाहर निकलता मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं एकदम से सतर्क हो गया और जल्दी से कॉल रिसीव की। मेरी बीवी मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। मेरे चेहरे
पर हवाइयाँ दिखने लगी। मैं बिल्कुल बर्फ़ का ढेर बनकर फ़ोन सुन रहा था, जैसे मेरे कानों में गर्म शीशा उंडेला जा रहा हो। फ़ोन पर वही लड़का बोल रहा था, कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें जीते जी मार दूंगा। तुम्हारी 6 साल की मासूम सी बच्ची मेरे कब्ज़े में है। वह मुझे सहमी सी नज़रों से देख रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी मंगेतर ने तुझे देखा था जब तुम इंसानियत की हद क्रॉस करके एक शैतान दरिंदा बन गए थे, एक ऐसे कुत्ते बन गए थे जो अपने सामने हड्डी को देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है। समझो कि तुम्हारी सज़ा का हिसाब होने वाला है। तुमने आज सिर्फ उसे नहीं मारा बल्कि मुझे भी मार दिया है उसके साथ, और एक मरा हुआ इंसान बिल्कुल भी अपने बस में नहीं होता। मैं भी आज हैवानियत की हर हद पार कर तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम ना जीने वालों में रहोगे ना ही मरने वालों में। तुमने तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए खुद को उसके साथ दरिंदगी की थी ना, और मैं तुम्हारी बेटी के साथ हर रोज़ यह काम करूँगा। उसकी सिसकियाँ और चीखें रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजा करूँगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उससे माफ़ी मांगता, उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं एकदम से वहीं पर गिर गया। मेरी बीवी भी दरवाजे के साथ नीचे गिरती गई क्योंकि उसने ये सब बातें सुन ली थी। उसने धक्के देकर मुझे वहाँ से निकाला, कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी को सही सलामत मेरे तक नहीं पहुँचाया तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। मैं बिल्कुल पागलों की तरह सड़क पर भागता जा रहा था। कोई भी मुझे दूर से देखता तो शायद समझता कि मैं पागल खाने से भागा हुआ मरीज़ हूँ, मगर शायद मेरी हालत पागलों से भी बदतर थी। मैंने हर जगह रिपोर्ट करवा ली मगर मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिला, और ना ही उस लड़के का। मैं उस लड़के के घर पर गया था, वो किसी अमीरजादे का बेटा था, मगर वहाँ से मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। मैं घर गया तो मेरी बीवी वहाँ पर नहीं थी, वह भी शायद हमेशा के लिए मुझसे रूठ कर चली गई थी। मैं अपने गुनाहों पर जितना भी पछताता उतना कम था, मगर मैं वक्त को वापस मोड़ नहीं सकता था। मेरे एक गलत कदम ने सबकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करके रख दी। मैं खुद मेरी अपनी ज़िंदगी किसी नर्क से कम ना थी। इस नर्क में तो मुझे अब रोज़ झुलसना था। मैं जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे गम और गुनाहों ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मेरा चेहरा झुर्रियों से झुलस गया था और बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। कोई भी मेरे भयानक चेहरे को देखता तो कानून को गुहार लगाता। मुझे जेल में कैद हुए पूरे 7 साल हो गए थे। मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और यह सज़ा तो कुछ भी नहीं थी। इस सज़ा के सामने जो मेरी रूह झेल रही थी, मुझे रोज़ ख्वाब में मेरी बेटी की चीखें सुनाई देती थी और मैं पागल की तरह अपने बाल नोचने लगता था। ऊंची ऊंची आवाज़ में माफ़िया मांगता था, खुदा से दुआ करता था कि मेरी बेटी को ये सज़ा ना मिले। मगर अब क्या हो सकता था। 7 साल के बाद पहली बार मेरी बीवी मुझसे मिलने आई। मैंने इतने अरसे बाद उसे देखा तो उसके आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि मेरे जुर्म की सज़ा मेरी बेटी को भी मिलेगी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। वह कहने लगी कि शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी सज़ा से बच गई है। मैं बहुत पहले बताना चाहती थी मगर बता नहीं सकी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने हिस्से की सज़ा अच्छी तरह से भोग लो और तुम्हें एहसास हो जाए कि किसी की बेटियों की इज्जत रोनते हुए कैसा महसूस होता है। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर बिल्कुल सख्ते में आ गया। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, सही सलामत मेरे पास मेरे घर में है। वह लड़का तो बहुत सुलझा हुआ और शरीफ था, तुम्हारे जैसा दरिंदा नहीं था। वह तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने उसके साथ क्या किया है। तुम्हारे जेल में जाने के बाद भी वह परी को मेरे हवाले कर गया था। कहा था कि मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने एकदम से अपना सर मेज़ पर ज़ोर से पटका। मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करता कम था कि उसने मेरी बेटी की इज्जत महफूज रखी। अब मुझे जेल में अपने जुर्म की सज़ा काटनी थी, जो मैं खुशी खुशी काटने को तैयार था, क्योंकि मैं इसी सज़ा के लायक था। अब मैं रोज़ ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाला हर बेटियों को मुझ जैसे दरिंदे शैतान से बचा कर रखे। याद रखिए, हर गुनाह की सज़ा हमें इसी जन्म में मिलती है, इसलिए हर गुनाह से दूर रहें। ऊपर वाले ने इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है, उसका मोल समझे। ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।